नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पर किस प्रकार के जो मरुस्थल है वो पाए जाते हैं, वो सभी हम मैप के साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको मैप और उसकी इमेज के साथ हम आपको यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं परिभाषा। परिभाषा देखिए, ऐसे भूभाग जहाँ न्यूनतम वर्षा, उच्च दैनिक तापांतर व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, कंटीली झाड़ियां, रेतीली बालुई मिट्टी पाई जाती है तथा जो कृषि के लिए कम उपयुक्त हो, उस क्षेत्र को मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी जहाँ पर क्या पाई जाए, जहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती हो, उच्च दैनिक तापांतर हो यानी तापमान ज्यादा हो, वहाँ का जनसंख्या घनत्व है वो न्यूनतम हो, जहाँ पर कंटीली झाड़ियां व रेतीली मिट्टी पाई जाती है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र बोलते हैं। तो ये तो ही इसकी थी परिभाषा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से मरुस्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। बनावट और संरचना के आधार पर 3 प्रकार के मरुस्थल है वो होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बनावट या संरचना के आधार पर 3 प्रकार के मरुस्थल होते हैं। वो जानते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखिएगा ईर्घ। ईर्घ किसे कहते हैं? जो मरुस्थल पूर्णतः मरुस्थलीय होता है, जहां पर मिट्टी ही मिट्टी हो, उसको क्या बोलते हैं? ईर्घ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईर्घ बोलते हैं। देखिए, पूर्णतः रेतीला जो मरुस्थल होता है उसे ईर्घ कहते हैं। इसे महान मरुस्थल भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? महान मरुस्थल भी कहते हैं। तो ये इमेज देखिएगा यहाँ पर आपके सामने है। और राजस्थान के जो बाड़मेर जैसलमेर का जो एरिया है वहां पर तो क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल के साथ साथ यहाँ पर हमादा प्रकार के भी मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसलमेर और जो फालोदी का क्षेत्र है वहां पर। लेकिन जो पूर्णतः जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? ईर्घ बोलते हैं। ये क्या है? ईर्घ। क्या है? ईर्घ। यानी जो जहां पर रेत ही रेत हो उसे क्या बोलते हैं? ईर्घ बोलते हैं। देखिए, सर्वाधिक ईर्घ जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक ईर्घ आपसे पूछे कि सर्वाधिक जो ईर्घ है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में सर्वाधिक ईर्घ है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार मरुस्थल में जलवायु अत्यधिक शुष्क व वनस्पति न्यूनतम होती है। तो ईर्घ जो होता है वहां पर जलवायु जो होती है वो अत्यधिक शुष्क और क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो ये तो ईर्घ था, ध्यान रखना। इमेज से ऐसे समझाया है आपको कि इमेज आपके ध्यान में रहेगी तो ईर्घ का आपका पता रहेगा कि जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है उसको ही ईर्घ बोलते हैं। एक होता है हमादा। क्या होता है? हमादा। अब देखिए, हमादा किसे बोलते हैं वो भी हम इमेज के साथ पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हमादा क्या होता है। हमादा वो होता है दोस्तों जहां पर पथरीला जो मरुस्थल होता है, जहां पर पत्थर के जैसा जो मरुस्थल बनता है उसे बोलते हैं हमादा। और तीसरे प्रकार का जो मरुस्थल होता है उसको बोलते हैं रेंग। रेंग या मिश्रित मरुस्थल भी इसे बोलते हैं। जहां पर रेंग और मिश्रित का अर्थ क्या हुआ? जहां रेतीला और पथरीला मरुस्थल दोनों एक साथ हो, मिश्रण जिनका हो, उसे बोलते हैं रेंग। तो ये 3 प्रकार के मरुस्थल थे, उनको नीचे हम देखते हैं। देखिए, ये दूसरा प्रकार का जो मरुस्थल है हमादा। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हमादा क्या होता है? जो पूर्णतः जो पथरीला मरुस्थल होता है उसे क्या बोलते हैं? हमादा बोलते हैं। तो ये हमादा प्रकार का जो मरुस्थल है वो आपके सामने है। देखिए, पथरीला मरुस्थल है ना ये, तो ये सर्वाधिक पूर्णतः जो पथरीला मरुस्थल होता है उसे हमादा कहते हैं। हमादा के चारों ओर रेंग भूमि पाई जाती है। यानी जो हमादा होता है उसके चारों ओर क्या होता है? रेंग भूमि पाई जाती है। यानी रेंग भूमि का अर्थ क्या समझे कि ये जो हमादा प्रकार का मरुस्थल है इसके चारों ओर आपको रेत भी मिलेगी और पत्थर भी मिलेंगे। तो पथरीला और जो हमादा प्रकार का जो मरुस्थल होता है वो इसके चारों ओर मिलता है। ठीक है, यह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है। यहाँ पर क्या होता है? बालू का मुक्त मरुस्थल ये होता है। इस प्रकार के मरुस्थल में कठोर चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, चूने युक्त धरातल पाया जाता है यहाँ पर। और यहाँ मरुस्थल फालोदी, सिवाना, बालोतरा और पोखरण में पाया जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि हमादा जो प्रकार के मरुस्थल है वो हमारे राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर के मोहनगढ़ जो पोखरण वाला क्षेत्र है वहाँ, फालोदी क्षेत्र में, और बाड़मेर का जो सिवाना क्षेत्र है, बाल सिवाना जो क्षेत्र है जो वर्तमान में कहा गया बालोतरा में, यहाँ पर क्या पाया जाता है? हमादा प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि हमादा प्रकार का जो मरुस्थल होता है उसके चारों ओर किस प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है? तो वो आपको ध्यान रेंग प्रकार की भूमि वहां पर पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए,
तीसरे प्रकार का जो मरुस्थल हमने पढ़ा, रेंग मरुस्थल। रेंग मरुस्थल मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वो मरुस्थल जिसमें बालू का स्तूप और पथरीले दोनों प्रकार का जो मरुस्थल होता है, रेतीला और इर्ग, सॉरी समझे, इर्ग जो होता है, इर्ग और जो हमादा प्रकार का जो मरुस्थल होता है, वो दोनों मरुस्थलों की जो विशेषता पाई जाती है वो पाई जाती है रेंग में। देखिए, मिश्रित रेतीला और पथरीला रेंग कहलाता है, यानी मिश्रित मरुस्थल जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेंग बोलते हैं। रेंग है वो बाड़मेर, जालोर, सीकर, झुंझुनू में है, वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक जो रेंग भूमि पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर में, जालोर में, सीकर में और झुंझुनू के अंदर है वो सर्वाधिक रेंग मरुस्थल पाए जाते हैं। तो 4 जिले जो है ध्यान रखना है, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर और जालोर, इन 4 जिलों में रेंग प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। रेंग देखिए, ये देखिए यहाँ पर पत्थर है और यहाँ पर देखिए मिट्टी है, तो ये दोनों प्रकार का जो मरुस्थल होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेंग मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इमेज आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर। अब देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल बनने के कारण क्या है, कि राजस्थान का जो पश्चिमी जो भाग है वहां पर जो मरुस्थल बना था, उस मरुस्थल बनने का कारण क्या था, एक्चुअल कारण क्या था, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला कारण है कि अरावली की जो वृष्टि छाया प्रदेश है, यहाँ पर इसकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। कि अरावली की जो वृष्टि छाया प्रदेश है उसकी कमी पाई जाती है, इसी कारण यहाँ पर मरुस्थल बना था पश्चिमी भाग के अंदर। दूसरा भाग है कि अतिचारण व अनियंत्रित पशु चराई के कारण, अतिचारण मतलब बहुत ज्यादा चराई के कारण, और अनियंत्रित पशु चराई के कारण। तीसरा कारण है वृक्षोन्मुख या वृक्षों की कटाई के कारण, यानी वृक्ष बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए अभी वर्तमान में देखिएगा आप बाड़मेर का जो क्षेत्र है वहां पर जो सौर ऊर्जा की जो प्लेटें लगाई जा रही है उसके लिए बहुत सारी खेजड़ियों को काटा जा रहा है, और जो मरुस्थल है उसको वीरान किया जा रहा है बिल्कुल खेजड़ियों को काटने के लिए। तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर उसका विरोध प्रदर्शन भी बहुत ज्यादा आ रहा है, और जो राजस्थान के एक लोकप्रिय विधायक हैं रविंद्र सिंह भाटी, वो भी उस आंदोलन के अंदर शामिल होकर इनका विरोध कर रहे हैं। तो चौथा कारण है कि मानवीय कारक, जैवीय प्रौद्योगिकी, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। भूमि उपयोग का बदलाव, यानी भूमि जो उपयोग है उसको बदल कर बोना यहाँ पर एक कारण बनता है। अगला कारण देखिए, अब देखिए, इस जो पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसके अंदर कुल 16 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं, कुल 16 जिले आते हैं, वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से, देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, यानी देखिएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा डीडवाना, कुचामन, नागौर, अजमेर तो नहीं आता होगा, देखिए, झुंझुनू, सीकर, और उसके बाद जैसलमेर, जोधपुर, फालोदी, बालोतरा, पश्चिमी ब्यावर, पाली, जालोर, डीडवाना, नागौर, कुछ डीडवाना, कुचामन। तो देखिए यहाँ पर पश्चिमी ब्यावर आता है, जोधपुर आता है, बालोतरा आता है, बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, ठीक है, फालोदी आता है, बीकानेर आता है, तो जालोर आता है, ठीक है, और पाली आता है। ये जो जिले आते हैं ये किसमें आते हैं, 16 जो जिले हैं वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे देखिए, यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये देखिए यहाँ से लगेगा और यहाँ पर आइएगा, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, फिर यहाँ से लगेगा, चलिएगा यहाँ पर, यहाँ होते हुए पाली, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, और जो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डायग्राम से बताने का यही मकसद है कि आपको जो अगर मैप याद होगा तो आप अच्छी प्रकार से इसको कर पाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल से कि मरुस्थलीय प्रदेशों के का विस्तार है वो 4 संभागों में है। संभाग कौन कौन सा, एक तो बीकानेर संभाग में है, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग और जयपुर संभाग, इसमें कुल 4 संभाग आते हैं। कौन सा, बीकानेर संभाग, दूसरा जोधपुर संभाग, तीसरा अजमेर संभाग, चौथा जयपुर संभाग भी इसमें आता है। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी विशेषताएं हैं, वो क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, क्षेत्रफल इसका कितना है, 2,09,042 वर्ग किलोमीटर, लेकिन मुख्य मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो है 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर नहीं होगा, वर्ग मील होगा ये। ठीक है, आगे देखिए, इसका जनसंख्या कितनी है, 40%। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 40% क्षेत्र है।
और जनसंख्या यहाँ पर कितनी रहती है? 61.11% जनसंख्या यहाँ पर रहती है। ठीक है, आगे देखिए वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? वर्षा वर्षा कितनी होती है? सॉरी, जनसंख्या है ना, इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना है? 61.11% इसका क्षेत्रफल है। सॉरी, माफी चाहूंगा। ठीक है, आगे इसमें वर्षा कितनी होती है? 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। जलवायु शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। BW HW यहाँ पर भूस्थलीय क्षेत्र में के अंदर जलवायु पाई जाती है। तापमान गर्मियों में उच्च तापमान यहाँ पर पाया जाता है। तापमान लगभग 49 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, आगे देखिए। और सर्दियों में -3 डिग्री सेल्सियस तक। वनस्पति उष्णकटिबंधीय शुष्क या कांटेदार वनस्पति या मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति या मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। मिट्टी यहाँ पर एरिडोसोल्स या एंटीसोल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सामान्य मिट्टी यहाँ पर रेतीली बालू मिट्टी पाई जाती है। अब पूछे अवशेष कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है? तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों वो तेतीस सागर का अवशेष है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए विस्तार। तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका जो विस्तार है वो 640 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक। ये उत्तर है और ये दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण तक जो इसका विस्तार है वो कितना है? 640 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक जो इसका विस्तार है वो कितना है? वो 300 किलोमीटर है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? वो है 150 से लेकर 300 मीटर तक क्या है इसकी औसत ऊंचाई है। प्रमुख फसल यहाँ पर बाजरा, मोठ और ग्वार बोया जाता है। ठीक है, इसमें राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान है। ये देखिए खनिज, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट, जिप्सम व लाइमस्टोन, ये यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट, जिप्सम और लाइमस्टोन नाम के खनिज पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष, यहाँ पर वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? देखिए रोहिड़ा, बबूल, खेजड़ी, फोग, कैर, आक, कैक्टस, थोर आदि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे देखिए नदी, मुख्य नदी कौन सी है यहाँ की? लूनी नदी है। यहाँ पर मुख्य रूप से नदी जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? लूनी नदी यहाँ पर पाई जाती है। अगर यहाँ पर पूछे कि नहर यहाँ से कौन सी निकलती है तो यहाँ से इंदिरा गांधी नहर है वो निकलती है। तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर आपसे नदी पूछे तो लूनी नदी यहाँ की मुख्य नदी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर नहर मुख्य रूप से कौन सी निकलती है तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है वो यहाँ से निकलती है। अब देखिए आगे आगे क्या है? प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ से प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा निकलता है? तो वो निकलता है NH 62। NH 62 जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है वो किसे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर से। अब मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो जैसलमेर है। मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है? जोधपुर है। मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा है? जवाई बांध है जो पाली में है। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है। बस मरुस्थलीय प्रदेशों की ढाल जो है वो कहाँ से? तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार एग्जाम में कि मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसकी ढाल किस प्रकार है? तो यहाँ पर इसकी जो ढाल है वो कैसी है? उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है इसकी ढाल है? उत्तर पूर्व से, यानी ऐसे है। ये जो राजस्थान का नक्शा जैसे यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, जो ये जो राजस्थान का नक्शा एक प्रकार से मानते हैं। ठीक है, तो इसका जो ढाल है वो कैसा है? उत्तर पूर्व से, ऐसे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है इसका ढाल है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यह राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश है। यानी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर सर्वाधिक तापमान रहता है। यानी गर्मियों के अंदर यहाँ पर 49 से 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है और सर्दियों के अंदर -3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर पहुंच जाता है। तो ये सबसे सर्वाधिक क्या है? तापांतर वाला मरुस्थल भी है। आगे है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर उत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का मरुस्थल है तो ये सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है, इसलिए इसे युवा मरुस्थल भी कहते हैं। तो
पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको किस नाम से जाना जाता है? युवा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर न्यूनतम पाया जाता है। घनत्व से समझे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा कम रहते हैं। यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है? 61.11% है। और यहाँ पर जो जनसंख्या रहती है वो कितनी रहती है? जनसंख्या जो यहाँ रहती है वो रहती है 40%। तो देखिए घनत्व कैसा हुआ? क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो घनत्व है वो कम ही होगा, क्योंकि 40% ही लोग यहाँ पर रहते हैं 61.11% क्षेत्रफल के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो क्षेत्रफल में 61.11% के साथ सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। अगर सबसे न्यूनतम पूछे तो कौन सा है? सबसे न्यूनतम अगर आपसे पूछे सबसे न्यूनतम जो है क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है तो वो बताइएगा मुझे। आगे देखिए, ये देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग बालू स्तूपों के प्रकार हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, बालका स्तूपों के प्रकार। राजस्थान में बालू का स्तूपों के प्रकार और उनका क्षेत्र है वो देखते हैं। देखिए, बरखान, बरखान जो मरुस्थल है वो किस प्रकार का होता है? बरखान मरुस्थल जो होता है दोस्तों अर्धचंद्राकार जो मरुस्थल होता है, यानी चांद की जैसी जिसकी आकृति बन जाती है। ये देखिए, चांद की जैसी जिसकी आकृति होती है उसको क्या कहते हैं? बरखान। जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो नुकसानदायक, अगर बालू का स्तूपों की बात करें तो ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक जो बालू का स्तूप है वो कौन सा है? बरखान बालू का स्तूप है। इसकी आकृति अगर बोले तो ये अर्धचंद्राकार आकृति का होता है। ठीक है, तो ये है बरखान बालू का स्तूप। अब देखिए, ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, जैसलमेर में सर्वाधिक बरखान पाए जाते हैं। अब देखिए उसके बाद देखिए अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप जिसे रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। इसे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप को रेखीय बालू का स्तूप, समानांतर बालू का स्तूप भी इसको कहा जाता है। तो ये सर्वाधिक जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। और देखिए, रेखीय का समझे क्या अर्थ? देखो ये रेखाओं की तरह है कि नहीं, तो इसी रेखीय आकार में होते हैं। और ये बालू का स्तूप है वो पवनों की दिशा के क्या बनते हैं? समानांतर बनते हैं। और उन्हीं बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या समांतर बालू का स्तूप या क्षैतिज बालू का स्तूप भी इनको कहा जाता है। देखिए आगे है तारा बालू का स्तूप। तो तारा बालू का स्तूप समझते हो, स्टार, ये तारा बालू का स्तूप है जो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। उसके बाद देखिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो किसी भी पवनों की दिशा में किसी भी प्रकार का जो अवरोध पैदा करते हैं और अवरोध के द्वारा जो बालू का स्तूप का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? लंबवत बालू का स्तूप भी बोलते हैं। अब अनुप्रस्थ से क्या समझे? अनुप्रस्थ का अर्थ हुआ किसी भी प्रकार की अगर हवा के अंदर जो बाधा पैदा होती है और उन बाधा की वजह से जो मरुस्थल बनते हैं उसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। तो यहाँ पर जो अनुप्रस्थ का अर्थ है कि जैसे हमारे जो मरुस्थल है उसमें किस प्रकार की जो देखिए जो वृक्ष जो पाए जाते हैं, छोटी मोटी जो झाड़ियां पाई जाती है, तो उनके पास क्या आती है? मिट्टी आकर रुक जाती है और उस मिट्टी से क्या बन जाता है? धीरे धीरे मरुस्थल बनना शुरू हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बोलते हैं। सीप, सीप क्या है? सीप सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो ये सीप की आकृति है। इनको थोड़ा सा डिटेल से हम देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये किस प्रकार का होता है। यहाँ पर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती बालू का, रेखीय बालू का स्तूप, समांतर बालू का स्तूप, क्षैतिज बालू का स्तूप, सीफ बालू का स्तूप, ये एक ही बालू का स्तूप का नाम है जिसे आप क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। यानी देखिए, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप को आप रेखीय बालू का स्तूप से याद रखिए। और इसी को क्या बोलते हैं? देखिए रेखाओं के अंदर ये जो रेखाएं नजर आ रही है आपको, इसी को ही क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप या क्षैतिज बालू का स्तूप या सीफ बालू का स्तूप बोलते हैं। जो पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं, जिस प्रकार हवा चलती है उसी के अनुसार जो बालू का स्तूप बनते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको यहाँ पर इमेज देख के भी समझ में आ रहा है
इमेज को याद रखिएगा कि किस प्रकार की इमेज थी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की, उसी प्रकार से आपको याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी की पीडीएफ और लेटेस्ट क्वेश्चन जो आज मॉडर्न पैटर्न के अंदर जो आरएसएसएम बी बोर्ड या हो या आरपीएससी बोर्ड हो उसके लेवल के क्वेश्चंस में हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों पे डेली डालता हूं, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। देखिए, अब देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। ये बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है वो पवनों की दिशा के क्या बनते हैं, समानांतर बनते हैं। ये अनुदिश बनते हैं। समांतर या अनुदिश एक ही बात होती है। इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर पहले। ये सभी प्रकार के बालू का स्तूप सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होते हैं। तो ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं वो सबसे ऊंचे होते हैं। बालू का स्तूप है वो जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, सी बालू का स्तूप ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं। इनके अलावा भी पाए जाते हैं जो डिस्कशन करते हैं। ये बालू का स्तूप इधर दक्षिण से पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिमी जो भाग है राजस्थान का, ये जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी जो भाग है दक्षिण, ये जो भाग है यहाँ पर जो है ये मुस्तल पाए जाते हैं। देखिए जैसलमेर में, जैसलमेर रामगढ़ में, बाड़मेर, बालोतरा, फालोदी, जोधपुर जिलों में ये पाए जाते हैं। और घग्गर जो नदी है बेसिन के में रेखीय बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको, घग्गर नदी का जो क्षेत्र है वहां पर भी क्या पाए जाते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, इसमें आगे दिख रखा है कि ये बालू का स्तूप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर अधिक पाए जाते हैं। ये जो बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, वो दक्षिण पश्चिम से, यानी जो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर अधिक पाए जाते हैं, यानी सबसे अधिक पाए जाते हैं यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी, और उसके बाद पाए जाते हैं उत्तर पूर्व के अंदर। ठीक है, इनकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, इनकी लंबाई जो होती है वो 10 मीटर तक होती है। इनकी 10 से लेकर 20 मीटर तक होती है तथा इनकी जो चौड़ाई होती है वो 100 से लेकर 200 मीटर तक इनकी चौड़ाई होती है। ठीक है, इन्हें गासी, कारवा, कॉरिडोर मार्ग, ये दो पवनावर्ती बालू का स्तूपों के बीच में निमन भूमि है, उसे गासी कारवा मार्ग कहा जाता है। क्या कह रहा है कि दो पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों के बीच में जो निमन भूमि होती है उसको क्या कहते हैं, गासी या कारवा कहते हैं। जैसे जैसे ये बालू का स्तूप बन गया कोई, ठीक है, ये बालू का स्तूप है और ये दूसरा कोई बालू का स्तूप है, जो इनके बीच के अंदर जो निमन भूमि होती है उसी को क्या कहते हैं, गासी या कारवा कहते हैं या कॉरिडोर मार्ग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला देखिए आगे क्या कर रहा है, दूसरा जो बालू का स्तूप है वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसी को लंबवत बालू का स्तूप, समकोणीय बालू का स्तूप, अपवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं। तो ये इनके कुछ अन्य नाम हैं जो मैंने लिख रखे हैं। जितने भी नाम होते हैं उनको सभी को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये देखिए आगे, इस प्रकार के बालू का स्तूप पवनों के मार्ग में आने वाले अवरोध के कारण बनते हैं। ये बातें मैंने पहले ही आपको बता दी थी कि पवनों की मार्ग के अंदर जिस प्रकार का कोई भी, जैसे पत्थर, बड़ा पत्थर आ गया या कोई छोटी मोटी झाड़ी आ गई, ठीक है, कैर आ गई या कुछ खींप आ गई राजस्थानी भाषा में, तो उन्हीं से किसका निर्माण होता है, इन अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। जैसे देखिए ये मरुस्थल है और इस मरुस्थल में देखो ये झाड़ी है, यहाँ पर इन झाड़ियां हैं, छोटे छोटे कोई पौधे हैं, और इन पौधों के सहारे, इन पौधों के सहारे जो मिट्टी आकर रुकने लग जाती है, और इन मिट्टी के रुकने से एक मरुस्थल का रूप जो धारण कर लेता है उसे ही क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बोलते हैं। ठीक है, बनते अतः ये वायु की दिशा के समकोण पर या लंबवत बनते हैं, इसीलिए इसे लंबवत या समकोणीय बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण दीर्घ काल तक हवा के एक ही दिशा में चलने से समकोण पर होता है। यानी लंबे समय तक जब हवा एक ही दिशा में चलती है उसकी वजह से क्या होता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण जो है वो दीर्घ काल तक, दीर्घ का मतलब लंबे समय तक, हवा का एक ही दिशा में चलने से समकोण पर क्या होता है, इनका निर्माण होता है। ठीक है, ये बालू का स्तूप आकार में बड़े व स्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं, बड़े भी होते हैं लेकिन स्थायी भी होते हैं। और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं वो अस्थायी होते हैं।
पवनों की गति परिवर्तनशील होने पर इनका बालू का स्तूपों की आकृति में भी परिवर्तन आता है। ये बात भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऐसे कौन से बालू का स्तूप है जो पवनों की दिशा में परिवर्तन के साथ उनका रूप भी परिवर्तित हो जाता है, तो वो बालू का स्तूप कौन से होते हैं? तो वो कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं। कि पवनों की गति में अगर परिवर्तन होता है तो इनके बालू का स्तूपों की आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये पंजाकार या यू आकृति में भी बनाते हैं। इस प्रकार ये पंजाकार और यू आकृति के जो बालू का स्तूप है वो, अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकार के बालू का स्तूपों को यू आकृति या पंजाकार आकृति के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को। यानी ये जो बालू का स्तूप है वो ऐसे बन जाते हैं, ठीक है, यू आकृति में या पंजाकार। पंजा कैसा होता है? ऐसा। तो इस प्रकार से ये बन जाता है, ठीक है। ये बालू का स्तूप पुंगल, बीकानेर के चारों ओर, व राउतसर, हनुमानगढ़, व सूरतगढ़, गंगानगर, व जोधपुर, चूरू, झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से बालू का स्तूप? अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो पुंगल, बीकानेर के चारों ओर, राउतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, जोधपुर, चूरू और झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला बालू का स्तूप है 3 नंबर का, वो है बरखान या बरछान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिनकी आकृति जो होती है वो इस प्रकार बन जाती है। जैसे देखिएगा, ये जो आकृति है ये क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों की आकृति। जो चांद की जैसी आकृति इनकी बन जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? बरखान या बरछान बोलते हैं। देखिए, यही देखिए, हर तरीके का बन जाए, चांद की जैसी आकृति जिनकी बन जाती है उसे बरखान या बरछान बालू का स्तूप कहते हैं, या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब इनकी विशेषताएं देखते हैं। ब्रुसलिकन के प्रसार में जो सर्वाधिक उत्तरदायी है वो बरखान बालू का स्तूप है। जो ब्रुस्तल का जो फैलाव हो रहा है, ब्रुस्तल जो बढ़ रहा है, उसका सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कौन सा है? सर्वाधिक जो उत्तरदायी हो उसके लिए वो कौन है? बरखान बालू का स्तूप है। ये बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इनका पवनानुमुखी ढाल है वो मंद होता है, वह उत्तल होता है। इनका जो पवनामुखी जो ढाल होता है वो उत्तल होता है या मंद होता है, तथा पवनामुखी जो ढाल होता है वो तिरव या अवतल होता है, ठीक है। चंद्राकार बालू का स्तूपों में पाए जाने वाले गर्त को ढाड कहा जाता है। यानी जो बरखान पाए जाते हैं उनके बालू के स्तूपों में पाए जाने वाले जो गर्त होते हैं, गर्त मतलब जो गड्ढे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ढाड कहा जाता है। ये अस्थायी रूप से वर्षा जल एकत्रित होता है, और इस ढाड में क्या होता है? अस्थायी रूप से जो है वर्षा का जल है वो एकत्रित हो जाता है। ढाड से क्या समझे? जैसे चंद्राकार जो बालू का स्तूप ऐसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अस्थायी जो झील बन जाती है उसको क्या बोलते हैं? गर्त बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ढांड बोलते हैं। और यह अस्थायी रूप से वर्षा की क्या बन जाती है? एकत्रित हो जाता है। अस्थायी रूप से वर्षा का जल है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाता है, ठीक है, उसे ढांड कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और रही है कि ये बालू का स्तूप है वो 10 से लेकर 20 मीटर तक ऊंचे होते हैं, 100 से 200 मीटर तक चौड़ाई पर होते हैं, ठीक है। तो ये तो वो सेम ही बात आ गई अनघरी वाली, ठीक है। आगे देखिए, ये निम्नलिखित स्थानों पर पाए जाते हैं: भालेरी चूरू में, सीकर देशनोक, लोनकंड सर बीकानेर, बालोतरा, ओशिया जोधपुर, सूरतगढ़ गंगानगर, जायल नागौर, डीडवाना कुचामन, मेंथा नदी घाटी के पास ये पाए जाते हैं। बरखान बालू का स्तूप मुख्यतः 20 से लेकर 35 सेमी समवर्षा रेखा वाला क्षेत्रों में होते हैं। यानी जहां वर्षा का जो प्रतिशत है वो 20 से 25 होता है, वहां पर ये पाए जाते हैं। पैराबोलिक वाला स्तूप। अब चौथा जो बालू का स्तूप है वो कौन सा है? पैराबोलिक वाला का स्तूप है। ठीक है, ये महिलाओं के हेयर पिन की आकृति के होते हैं। जो कौन से बालू का स्तूप है जो महिलाओं की हेयर पिन की आकृति के होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप या प्रवल्यकार बालू का स्तूप भी इनको बोलते हैं। इनका जो विस्तार है वो संपूर्ण मरुस्थल क्षेत्र में होता है। जो पैराबोलिक बालू का स्तूप या प्रवल्यकार बालू का स्तूप है, इनका जो विस्तार है वो संपूर्ण राजस्थान में पाया जाता है। सर्वाधिक गंगानगर में पाए जाते हैं। तो पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक अगर पूछे तो कहाँ पाया जाता है? गंगानगर में। इस प्रकार के टीले उन स्थानों पर बनते हैं जहाँ पेड़ पौधे हवा के बहाव में बाधा डालते डालते हैं, और इनके खुले छोर का रुख हवा के रुख के विपरीत होता है, ठीक है। इन टीलों को हवा से टकराने से अंग्रेजी यू आकार के बन जाते हैं। तो ये भी बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और पैराबोलिक जो बालू का स्तूप है उनकी आकृति कैसी होती है? यू आकार की होती है, कटाव आ जाता है। और दक्षिणी पश्चिमी जो बालू का स्तूप की भुजाएं औसतन है वो 3 से 4 किलोमीटर लंबी होती है। दक्षिण पश्चिम में जो बालू का स्तूप बनते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप, उनकी जो भुजाएं होती है वो 3 से 4 किलोमीटर लंबी होती है, तथा तीरों कोण पर मिलकर बालों
की पिन की आकृति का ये निर्माण करते हैं, हेयर पिन का जैसा निर्माण करते हैं। उत्तर पूर्व में भुजाएं छोटी होती है जो औसतन 500 मीटर तक होती है। इनकी ऊंचाई है वो 20 से 25 मीटर तक होती है। तो ये बातें कुछ है जो ध्यान में रखनी है आपको। अब देखिए आगे, नेटवर्क बालुका स्तूप। नेटवर्क बालुका स्तूप क्या होते हैं? ये बालुका स्तूप राजस्थान के उत्तरी और जो पूर्वी मरुस्थल है, जैसे हनुमानगढ़ जिले के हिसार भिवानी के जो जिले लगते हैं उनके यहाँ पर बनते हैं। कि यानी हिसार के साथ जो जिले लगते, सॉरी हरियाणा के साथ जो जिले लगते हैं राजस्थान के, उन जिलों में नेटवर्क बालुका स्तूप पाए जाते हैं। यानी उत्तर से लेकर जो ये भाग है, उत्तर से लेकर ये पूर्वी जो भाग है यहाँ पर, ये क्या पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी मरुस्थल यानी हनुमानगढ़ या हिसार भिवानी हरियाणा तक ये विस्तृत पाए जाते हैं। मुख्यतः हरियाणा के सीमावर्ती जो 8 जिले हैं, राजस्थान के जो 8 जिले जो हरियाणा से सीमा लगाते हैं, उनमें ये नेटवर्क बालुका स्तूप पाए जाते हैं। जैसे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरातल, तिजारा, ठीक है, अलवर, डिंग, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ये नेटवर्क बालुका स्तूप पाए जाते हैं। ये बालुका स्तूप पवनों के द्वारा लहरनुमा आकृति से श्रृंखला के समान दिखाई देते हैं। इनका आकार छोटे व अस्थायी होते हैं। आगे देखिए, अवरोधी बालुका स्तूप। अवरोधी बालुका स्तूप तो हमने पढ़ लिए पहले ही। जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप होते हैं उसी प्रकार के अवरोधी बालुका स्तूप होते हैं। इनका निर्माण अवरोध के कारण उत्पन्न जमाव से होता है और ये झाड़ी, पेड़, भवन, पहाड़ी के कारण हो जाता है, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नागपाट, अजमेर, दूदू, जोबनेर, जयपुर, सीकर की पहाड़ियों में, हर्ष की जो पहाड़ी है वहां पर ये मिलते हैं। तो ये बात तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि कहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखिए, सबर काफिज, सब काफी सबर काफिज बालुका स्तूप। ये मरुस्थल क्षेत्र छोटी छोटी झाड़ियों व ऊंचे घास के झुंडों के चारों ओर बनते हैं। तो सफर काफिज उसी का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप थे उन्हीं का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? सफर काफिज। ये एक ही होते हैं। जो झाड़ियों के पास सटकर जो मरुस्थल बनते हैं उन्हें ही सफर काफिज बालुका स्तूप कहते हैं। ये पश्चिमी मरुस्थल में ऐसे बालुका स्तूप पाए जाते हैं। ये अनियमित आकार के व अस्थायी होते हैं। तारा बालुका स्तूप जो हमने पहले ही पढ़ दिया। हमादा के चारों ओर स्थित बालुका स्तूप जो तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए तारा बालुका स्तूपों के बारे में कि ये बालुका स्तूप तारे के आकार की होते हैं। जहां पर ये हवा की दिशा बार बार बदलती है वहां ऐसे बालुका स्तूप का निर्माण होता है। जहां हवा की दिशा, पवन की दिशा जो बार बार परिवर्तित होती है वहां पर तारा बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। ठीक है, इनका निर्माण संश्लिष्ट व अनियत वायु पवनों के क्षेत्र में ही होता है। कौन सी पवनों के क्षेत्र में होता है? जहाँ संश्लिष्ट व अनियत वायु पवनों के क्षेत्र में ही इनका निर्माण होता है। जो इनका जो ऊंचाई होती है वो 10 मीटर से लेकर 25 मीटर तक होती है। तारा बालुका स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़ में, पोखरण में क्षेत्र में व गंगानगर के सूरतगढ़ में, बीकानेर, जोधपुर जिलों में मिलते हैं। तो जैसलमेर के मोहनगढ़ और पोखरण में और गंगानगर में, ये सूरतगढ़ में, बीकानेर और जोधपुर में ये मिलती है। तारा बालुका स्तूप सर्वाधिक लाठी श्रृंखला में देखने को मिलता है। जैसलमेर की जो लाठी सीरीज है वहां पर सर्वाधिक तारा बालुका स्तूप है वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल ऐसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इसी प्रकार की क्लास को देखने के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है अलीसा सक्सेस पॉइंट उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं डेली क्वेश्चन डालता हूँ प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पर ही आपको पीडीएफ मिलेगी। तो इस क्लास को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये चंबल जो नदी है, इस चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से ये निकलती है, कहाँ से इसकी ये जाकर मिलती है, उन सभी पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये देखिएगा, चंबल जो नदी है वो निकलती कहाँ से है? जाना पाव की पहाड़ियाँ, इंदौर मध्य प्रदेश से ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? जाना पाव की पहाड़ियाँ से। जाना पाव की पहाड़ियाँ, जाना पाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से ये निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये राजस्थान में जो आती है वो कहाँ आती है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84 में ये राजस्थान में प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़ से ये कोटा जाती है, कोटा से बूंदी जाती है, बूंदी से ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जाती है और फिर आगे निकल जाती है उत्तर प्रदेश में चरक गांव के अंदर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये मुरादगंज जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वहां पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये देखिए जाना पाव की पहाड़ियां ये मंदसौर मध्य प्रदेश से निकलती है। चित्तौड़गढ़ से ये कहाँ आती है? कोटा आती है, कोटा से ये बूंदी आती है, बूंदी से सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, धौलपुर होती हुई ये कहाँ निकल जाती है? उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। उत्तर प्रदेश के, अब बात करें कि उत्तर प्रदेश में ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के किस गांव में चंबल नदी वो प्रवेश करती है, तो उत्तर
उत्तर प्रदेश के अगर आप इसे गांव में पूछे तो ये चरक गांव में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? चरक गांव के अंदर ये प्रवेश करती है। और चरक गांव किस जिले में है? तो ये अलवर जिले में है। किस जिले में? अलवर जिले के अंदर है। तो चरक गांव के अंदर ये प्रवेश करती है। अगर आपसे ये पूछे कि चंबल नदी है वो कहाँ जाकर यमुना नदी में मिलती है, तो ये चंबल जो नदी है वो मुरादगंज इटावा मुरादगंज इटावा के अंदर ये कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो कहाँ मिल जाती है? मुरादगंज इटावा में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो स्टार्ट कहाँ से होती है? जानापाव की पहाड़ियां इंदौर मध्य प्रदेश से ये निकलती है। फिर यहाँ पर ये आती है चित्तौड़गढ़ से ये आती है कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाईमाधोपुर के बाद करौली, करौली में धौलपुर में आती है। तो राजस्थान के कुल 6 जिलों में इसका प्रवाह है। अब चंबल नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? वो है 1055 मीटर। कितनी है? सॉरी, किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद पहले इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी? 966 थी। ठीक है। अब कितनी है? 1055 मीटर किलोमीटर। और राजस्थान में इसका जो प्रवाह है वो कितना है? 322 किलोमीटर है। तो राजस्थान में कितनी प्रवाहित होती है? 322 किलोमीटर में राजस्थान में ये प्रवाहित होती है। ठीक है। तो ये तो थी, हमने आपको थोड़ा सा बताया कि ये कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ जाती है। अब बात करेंगे कि हम इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, उन बांधों के अंदर कितनी विद्युत उत्पादन होता है, उसकी लंबाई कितनी है, उनकी ऊंचाई कितनी है, और उनकी जो सहायक नदियां। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियां। और आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है और राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यानी इनके जो बाएं दिशा से में जो टच करती है या बाएं दिशा से जो गिरती है वो कौन सी नदी है, दाएं दिशा से गिरती है जो कौन सी नदी है। तो वो हम एक डायग्राम से देखते हैं। देखिएगा, ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश से ये निकलती है। ठीक है। उसके बाद ये कहाँ आती है? ये आती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में। ये कहाँ करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद ये कहाँ आती है? कोटा आती है। कोटा कोटा के बाद ये जाती है बूंदी, बूंदी के बाद आती है सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली से ये कहाँ आती है? धौलपुर, और धौलपुर से आगे ये उत्तर प्रदेश के अंदर निकल जाती है। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो बाईं तरफ से निकलने वाली नदियां कौन सी है और इसकी दाईं तरफ से निकलने वाली नदियां कौन सी है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ हम पता कैसे करें कि इसकी बाईं तरफ से कौन सी नदी निकलती है और दाईं तरफ से कौन सी निकलती है। तो दोस्तों, जहां से जो नदी निकलती है आप उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। देखिए, या जैसे ये जानापाव की पहाड़ियां यहाँ से निकलती है तो हम ऐसे खड़े होंगे। ठीक है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वहां ऐसे खड़े होंगे, और यहाँ खड़े होकर देखिए, ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है। ठीक है। तो लेफ्ट साइड कौन सा है? ये इसका लेफ्ट साइड है। ठीक है। और ये इसका क्या है? राइट साइड है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं इसकी सहायक नदी चंबल की। देखिए, ये चंबल नदी है, और चंबल जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से। अब देखिए, राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। अब इसकी लेफ्ट साइड में देखते हैं, यहाँ पर जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां निकलती है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए बनास नदी। बनास जो नदी है वो इसकी कौन सी दिशा से निकलती है? बाएं दिशा से। उसके बाद देखिएगा बामनी नदी। कौन सी? बामनी नदी। ये भी इसकी क्या लिखती है? बाईं ओर से निकलती है। उसके बाद गुंजाली। कौन सी नदी? गुंजाली। ये भी इसकी बाईं ओर से निकलती है। उसके बाद देखिएगा ईज, ईज नदी। उसके बाद बेज नदी। ठीक है। और उसके बाद है कुराल नदी। कौन सी नदी? कुराल नदी। ये जो नदियां हैं ये इसकी बाईं ओर से निकलती है। तो चंबल नदी की बाईं ओर से गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? बनास नदी, बामनी नदी, गुंजाली नदी, ईज नदी, बेज नदी और कुराल नदी। और एक और है यहाँ पर चाकण नदी। कौन सी नदी? चाकण नदी। ये जो नदियां हैं ये क्या निकलती है? चंबल के बाईं ओर से गिरने वाली नदियां हैं। अब हम पढ़ते हैं दाईं ओर से गिरने वाली नदियां। तो यहाँ पर देखिए, दाईं ओर से गिरने वाली नदियां कौन सी है? दाईं ओर से काली सिंध गिरती है। कौन सी गिरती है? काली सिंध गिरती है। काली सिंध के बाद छोटी जो काली सिंध है, छोटी जो काली सिंध है वो भी क्या गिरती है? दाईं ओर से गिरती है। उसके बाद देखिएगा पार्वती नदी। जो पार्वती जो नदी है वो भी इसमें दाईं ओर से गिरती है। उसके बाद देखिएगा सीप नदी। सीप नदी भी है, ये इसके राइट साइड से गिरती है। उसके देखिए अलनिया नदी। कौन सी नदी? अलनिया। अलनिया नदी है, ये भी इसके दाईं ओर से गिरती है। उसके बाद देखिएगा पुन्नू। पुन्नू जो नदी है ये भी इसके बाईं ओर से, सॉरी, दाईं ओर से गिरती है। इसके बाद देखिए सिप्रा। सिप्रा, ये सिप्रा नदी है, ये भी इसके दाईं ओर से गिरती है। तो ये कुछ मुख्य नदियां हैं जो चंबल नदी में दाईं ओर से और बाईं ओर से गिरती है। मैं एक बार इसको फिर से देखता हूँ, देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, चंबल जो नदी है वो जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है और चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो इसकी दाईं ओर से गिरने वाली नदियां, चंबल नदी में बाईं ओर से गिरने वाली नदियां कौन सी है और दाईं ओर से गिरने वाली नदियां कौन सी है। तो देखिए, लेफ्ट साइड से जो नदियां गिरती है वो कौन सी है? एक तो बामनी नदी जो बाईं ओर से आकर गिरती है, बामनी, बनास, गुंजाली, चाकण, ईज, मेज और कुरान।
ये जो नदियां हैं ये बाईं ओर से मिलती है, कहाँ पर, चंबल नदी। अब दाईं ओर से कौन सी मिलती है, एक तो काली सिंध मिलती है, छोटी काली सिंध मिलती है, पार्वती मिलती है, उसके बाद सीप मिलती है, सीप के बाद अलनिया मिलती है, उसके बाद कुनू मिलती है और सिप्रा नदी मिलती है। ये मुख्य जो नदी है जो चंबल नदी में बाई और दाई ओर से मिलती है। तो ये डायग्राम आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे हम करते हैं थोड़ा। अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ यहाँ पर। ये देखिए चंबल नदी। अब चंबल नदी जो है, चंबल नदी के बांध पर हम डिस्कशन करते हैं कि चंबल नदी के ऊपर कौन कौन से बांध है और वो कहाँ है, इसमें विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होती है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इन सभी पर हम डिस्कशन करेंगे। ये कौन से चरण में बने थे तो वो जानते हैं। देखिएगा आपके सामने डायग्राम है, जो इसको देखिएगा अच्छी प्रकार से, थोड़ा समझने का प्रयास आप कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये है जानापाव, जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश। तो जानापाव की जो पहाड़ियाँ हैं, जानापाव की पहाड़ियाँ, जानापाव की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है इसका, चंबल नदी का। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक, ये है ना मध्य प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक, अब देखिएगा जब चंबल नदी यहाँ से जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है तो इस पर एक बांध आता है, सबसे पहले गांधी सागर बांध। कौन सा बांध आता है, गांधी सागर बांध आता है, गांधी सागर बांध। ये गांधी सागर जो बांध है इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गांधी सागर जो बांध है वो है कहाँ पर और किन के बीच में। ये रामवास या भीमवास, ये दो कोई पहाड़ियां हैं, रामवास और भीमवास, इनके मध्य ये क्या है, गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध है कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, ये आप सभी को पता ही होगा। ठीक, उसके बाद देखिए गांधी सागर जो है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, गांधी सागर बांध है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है। दोस्तों गांधी सागर बांध की जो लंबाई है वो है 553, सॉरी 13 मीटर, 513 मीटर है वो गांधी सागर बांध की क्या है, लंबाई है। अब बात करें इसकी ऊंचाई की, अगर इसकी ऊंचाई की बात मैं करूं तो 62 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है, 62 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, अब बात करें कि गांधी सागर बांध जो चरण में बना था वो किस चरण में बना था, तो ये प्रथम चरण में बना था। किस चरण में बना था, प्रथम चरण में। और प्रथम चरण में कब, 1953 से लेकर 1960 का जो समय था इसके अंदर ये बना था। उद्घाटन इसका किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। अब बात करते हैं कि जो गांधी सागर जो बांध है ये विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी यहाँ पर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन होता है, विद्युत उत्पादन जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पर 115 मेगावाट, कितना, 115 मेगावाट जो है यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है गांधी सागर बांध के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात हमने की गांधी सागर बांध के ऊपर, जो कहाँ पर है, मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर है, चंबल नदी के ऊपर। अब मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ किसके विषय पर, दूसरा जो बांध है, जो ये दूसरा जो बांध है कौन सा है, ये है कौन सा बांध बताइए, तो ये बांध है, दूसरा जो बांध है वो कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कहाँ है, ये है रावत भाटा में, रावत भाटा, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा बांध है, ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। अब आप बात करें कि ये कौन से चरण का बांध है, तो ये बांध है वो द्वितीय चरण का बांध है। कौन से चरण का है, द्वितीय चरण का बांध है, यानी 1960 से लेकर 1970 के काल में ये बना था। ठीक है, तो ये द्वितीय चरण का बांध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात यहाँ अगर ध्यान रखिए कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो 1100 मीटर है, कितनी है, 1100 मीटर है वो इसकी लंबाई है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 36 मीटर, कितनी है, 36 मीटर, 36 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है, इसकी राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध है जहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन होता है वो कितना होता है, विद्युत उत्पादन, अगर विद्युत उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। जो राजस्थान के अंदर जो ये बांध है वो सर्व बांधों में सर्वाधिक जो विद्युत उत्पादन करता है वो करता है राणा प्रताप सागर बांध, 172 मेगावाट। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये तीसरा बांध है ये कौन सा बांध है, जवाहर सागर बांध। कौन सा, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर जो बांध है इसकी बात मैं करूं तो ये जवाहर सागर बांध है कहाँ पर, तो जवाहर सागर जो बांध है दोस्तों ये है बोरावास। कहाँ पर, बोरावास, बोरावास कहाँ पर है, कोटा के अंदर। तो बोरावास कोटा के अंदर है जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध, जवाहर सागर बांध है वो कहाँ है, बोरावास कोटा के अंदर स्थित है। बोरावास कोटा के अंदर ये स्थित है। अगर इसकी मैं लंबाई की बात करूं तो कितनी है, ये 440 मीटर, कितनी लंबाई है इसकी, 440 मीटर इसकी लंबाई है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 45 मीटर है, कितनी है, 45 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि जो ये विद्युत उत्पादन करता है वो कितनी करता है, जवाहर सागर जो बांध है यहाँ पर विद्युत का जो उत्पादन होता है वो कितना होता है,
तो विद्युत उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर विद्युत का जो उत्पादन होता है वो होता है 99 मेगावाट। कितना होता है? 99 मेगावाट। तो ये विद्युत उत्पादन जो करता है वो कितनी करता है? 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जवाहर सागर जो बांध है ये किस चरण के अंदर बना था? तो ये तृतीय चरण के अंदर बना था। किस चरण में बना था? तृतीय चरण में। कब से कब तक? 1967 से लेकर 1972 का जो समय था वहां पर ये बना था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बांधों के संबंध में। अब देखिए तीसरा जो बांध है उसके बारे में देखते हैं। तीसरा जो ये राजस्थान का जो तीसरा बांध है, कोटा बैराज बांध। क्या है? कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज। कोटा बैराज बांध है दोस्तों, ये कोटा शहर के अंदर है। यहाँ पर है कोटा शहर के अंदर। कोटा शहर के अंदर। अगर कोटा शहर के अंदर ये बांध है तो ये किस चरण में बना था? तो ये प्रथम चरण में बना था। किस चरण में बना था? प्रथम चरण, यानी 1953 से लेकर 1960 का जो समय था उस चरण में बना था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसका क्या था? उद्घाटन किया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो कोटा जो बैराज बांध है, ये जो कोटा बैराज बांध जो है, कोटा बैराज बांध की अगर आगे हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है वो है 438 किलोमीटर। कितनी है? 438 मीटर। कितनी है? 438 मीटर। अगर इसकी ऊंचाई की बात मैं करूं तो ये कितनी ऊंचाई है? 42 मीटर ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 42 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर विद्युत की बात करें, यहाँ पर विद्युत उत्पादन कितना होता है? विद्युत उत्पादन जो होता है वो यहाँ पर कितना होता है? तो विद्युत उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है जीरो। यहाँ पर विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। कोटा बैराज जो बांध है वो केवल सिंचाई के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की विद्युत उत्पादन नहीं की जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुल 8 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें? कुल 8 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी है? कुल 8 लिफ्ट नहरें यहाँ से निकलती हैं। और यहाँ से एक दाई लिफ्ट नहर होती है और एक राइट लिफ्ट नहर है, एक लेफ्ट लिफ्ट नहर है। ठीक है, तो यहाँ पे दो नहरें निकाली गई है। दो नहरें निकाली गई है कोटा बैराज बांध से। एक तो राइट लिफ्ट नहर, एक लेफ्ट लिफ्ट नहर, यानी दाई और बाई लिफ्ट नहर यहाँ से निकाली गई है। और यहाँ पर जो आठ कुल टोटल क्या है? यहाँ पर 8 लिफ्ट नहरें हैं और नहरें जो निकाली गई है वो दाई और बाई नहरें निकाली गई है कोटा बैराज बांध से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इसके ऊपर, बांधों के ऊपर। अब हम डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर? क्वेश्चन के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन भी है वो सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फिर से आपको देखना है कि आपने इसको सही प्रकार से नहीं पढ़ा है तो आप इसे अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा एक बार। इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो टाइम स्टार्ट होता है आपके सामने 45 सेकंड का समय है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है तो कीजिएगा, फिर हम जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी आंसर दीजिए। देखिए आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब जानते हैं इसका आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए चंबल नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनका सही कूट है वो आपको बताना है। तो जानते हैं इसका सही आंसर है वो क्या होगा। देखिए ये राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, राजस्थान की बारहमासी नदी है चंबल नदी। दूसरा ऑप्शन है इसका जो उद्गम है वो जानापा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कालिदास ने इसे मेघदूत में इस नदी का वर्णन किया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यह केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहती है। तो बताइए क्या चंबल नदी केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रवाहित होती है? नहीं, ये यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है? केवल राजस्थान में दो ही जिलों के अंदर ये प्रवाहित होती है। नहीं, ये राजस्थान 3 स्टेट में प्रवेश होती है। क्यों? मध्य प्रदेश से तो ये निकलती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद ये यमुना नदी में जाकर मिलती है मुरादगंज इटावा के अंदर उत्तर प्रदेश में। तो ये 3 राज्यों के अंदर प्रवाहित होती है। तो ये कह रहा है केवल 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, ये यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, इसको जानिएगा आप और फिर हम करते हैं इसका आंसर। टाइम स्टार्ट होता है अब। 45 सेकंड का समय आपके पास है, इसका आंसर कीजिए।
ठीक है, आपका टाइम समाप्त होता है। अब जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और किस आपने में से किस किसने इसका सही आंसर दिया है, कमेंट देते हैं। देखिए, चंबल नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है। यह राजस्थान मध्य प्रदेश में 50-50 की संयुक्त परियोजना है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसका कुल विद्युत उत्पादन है वो 386 मेगावाट है, ये भी बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध इस परियोजना का प्रथम चरण में बना था। गांधी सागर जो बांध है जो मध्य प्रदेश में है, ये प्रथम चरण में बना था, ये बात भी बिल्कुल सही है। कोटा बैराज बांध विद्युत उत्पादन नहीं करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कोटा बैराज बांध किसी भी प्रकार की विद्युत का उत्पादन नहीं करता है। राणा प्रताप सागर बांध बांध है वो मध्य प्रदेश में है। क्या राणा प्रताप सागर बांध मध्य प्रदेश में है? नहीं है। तो ये कहाँ है? राउतबाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिएगा आपका ये आंसर सही है या नहीं, आप मुझे इनमें से कितने सही कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, ये आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब 45 सेकंड का आपके पास समय है, दीजिए इसका आंसर। चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और करौली, धौलपुर और झालावाड़। बताइए कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो ये सरल आंसर होगा, आपने कर दिया। अभी देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए, हमने देखिएगा अभी आपको देखा था कि चंबल नदी राजस्थान के चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, उसके बाद ये कहाँ आती है? कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के बाद करौली, करौली से धौलपुर, धौलपुर से होते हुए कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश के अंदर चली जाती है। तो देखिए चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में ये प्रवेश करती है, उसके बाद देखिए कोटा और बूंदी भी जाती है, सवाईमाधोपुर में भी जाती है, करौली और धौलपुर में भी जाती है। जाती कहाँ नहीं है? झालावाड़ में। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चंबल नदी के उपनामों की पहचान करें। चंबल नदी जो है इसके जो उपनाम है उनकी पहचान आपको करनी है। चंबल नदी के उपनाम बताने, बताइएगा क्या नाम है चंबल नदी? चंबलवती, राजस्थान की कामधेनु, मालव गंगा, बारहमासी, वागड़ की गंगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आशा करता हूँ कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। देखिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका समन्वती इसको कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, मालव गंगा इसको कहते हैं, बारामासी नदी भी कहते हैं। तो इसे क्या करना कहते हैं? वागड़ की गंगा नहीं कहते। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी के संगम में बांधों का सही क्रम बताइए। देखिए, उद्गम से संगम की ओर, उद्गम से संगम की ओर चंबल नदी स्थित बांधों का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम बताना है, बताइएगा इसका सही क्रम क्या होगा। तो आपके पास है 45 सेकंड का समय, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। जल्दी आंसर कीजिए। हो गया होगा, इतना टाइम तो नहीं लगेगा शायद तक, ज्यादा 45 सेकंड का काफी हो जाता है टाइम। तो देखते हैं, देखते हैं। लेकिन उद्गम से क्या पूछ रहा है? उद्गम से संगम की ओर ये पूछ रहा है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? पहला बांध कौन सा है? चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम लिखिए। देखिए सबसे पहले बांध कौन सा आता है? राणा प्रताप सागर। उसके बाद पहला कौन आता है? गांधी सागर आता है 1 नंबर पे। दूसरा कौन सा आता है? राणा प्रताप सागर, तो 2 और 4। फिर कौन सा आता है? जवाहर सागर। फिर कौन सा आता है? कोटा बैराज बांध। तो क्या आता है? 24-13, 24-13। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चंबल नदी के प्रवाह वाले राज्यों का नदी की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में लिखिए। चंबल नदी के प्रवाह प्रवाह वाले राज्यों में नदी की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। चंबल नदी के प्रवाह वाले राज्यों को नदी की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में लिखना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और टाइम स्टार्ट होता है आपका अब।
बताइए आंसर। बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर देखिएगा क्या होगा इसका सही आंसर। मध्य प्रदेश एक नंबर पर, राजस्थान दो, उत्तर प्रदेश तीन। तो यहाँ पर एक, दो और तीन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वो देखिए क्या है कि चंबल परियोजना के चरणों को कालक्रम के अनुसार, क्या है, कालक्रम के अनुसार बताना है। बताइए आंसर कीजिएगा इसका, स्टार्ट कीजिएगा टाइम अपना, और ये लीजिएगा टाइम। इतना टाइम वाला क्वेश्चन है नहीं, जल्दी से कीजिएगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए। तो देखिए देखते हैं इसको, ज्यादा टाइम मेरे हिसाब से लगेगा नहीं इसमें। देखिए देखते हैं इसका सही आंसर। देखिए, चंबल परियोजना के चरणों को कालक्रम के अनुसार देखना है आपको। तो पहले चरण में कौन सा बना था? गांधी सागर बांध प्रथम चरण में, कोटा ब्रांच प्रथम चरण में बना था, पहले दो आएगा। फिर द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बना था, एक आ जाएगा। तृतीय चरण में ये बना था। तो देखिए दो एक तीन, दो एक तीन, यानी ऑप्शन जो है वो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? ये तो सरल सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर कीजिएगा, टाइम तो इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो बताइएगा चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? तो कहाँ पर मिलती है? आगरा में, मुरादगंज इटावा में, मथुरा में, या इनमें से कोई नहीं? कहाँ मिलती है? मुरादगंज इटावा के अंदर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, मैं यहाँ पर आपको इस क्लास के अंत में कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन दूंगा, जो आपको क्या करने हैं, खुद से करने हैं। और वही जो डायग्राम, जो मैप से जो पढ़ाया गया है, उन्हीं में से क्वेश्चन होंगे जो आपको करके देखने हैं। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल, सॉरी, टेलीग्राम जो चैनल है अलीसा सक्सेस पॉइंट, उस पर आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स से संबंधित हम जो डेली क्लास लेके आते हैं, उनकी सभी की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। तो आप अपना टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान में चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आप सभी को पता है कितनी है। राजस्थान में पूछ रहा है कितनी है, 322। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का वृक्षाकार प्रवाह तंत्र किन जिलों के अंदर है? बताइए, कोटा या बूंदी, कोटा और सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो वृक्षाकार प्रवाह तंत्र है वो कहाँ है? कोटा और बूंदी के अंदर है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? गांधी सागर जो बांध है इसकी ऊंचाई पूछा है आपसे। गांधी सागर बांध की ऊंचाई है वो कितनी है? कितनी है? 513, 62, 72, 172, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आंसर दे रखा है, बीच प्रिंट हो रखा है। तो कितनी है? 100, सॉरी, 62 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये क्या है इसकी, 153 मीटर, सॉरी 553 मीटर है वो इसकी लंबाई है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर, सॉरी, बांध और उनके स्थान का मिलान कीजिएगा। यहाँ पर आपको मिलता है टाइम, तो जल्दी इसका मिलान कीजिएगा आप। 45 सेकंड का समय आपके पास है, जल्द से जल्द इसका आंसर का कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो देखिए, जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा?
अगर जो डायग्राम से मैंने जो पढ़ाया था आपको, बांध जो पढ़ाए थे, अगर वो अच्छी प्रकार से आपने देखा है तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड की होने वाला था, 45 सेकंड की आवश्यकता भी नहीं थी। देखिए, गांधी सागर जो बांध है वो कहाँ है? मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर है, यानी 3 नंबर पहले आएगा। राणा प्रताप सागर बांध है वो कहाँ है? राउतबाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, तो 4 आएगा। फिर देखिए जवाहर सागर बांध का है, बोरावास कोटा के अंदर है, तो ये 1 आएगा, और फिर 4 कितना बच गया? कोट 2। तो देखिए 34 12, देखिए इसमें कहाँ आंसर है? 34 और 12, ये देखिए ऑप्शन ए इसका क्या है? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से मिलान वाला है, देखिएगा। नदियों के प्रकार और उनके संबंध में नदियों का मिलान कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, बताइएगा आंसर क्या है इसका। नदियों के प्रकार और उनसे संबंधित नदी का मिलान कीजिएगा। कमेंट करके आंसर दे जल्द से जल्द। तो देखिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। दे दिया हो आपने आंसर, काफी ने देखिएगा। सर्वाधिक स्थायी जल किस नदी का है? सर्वाधिक स्थायी जल किस नदी का है? चंबल नदी का। अब पूछ रहे हैं पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है वो कौन सा है? खारी नदी का है। और पश्चिमी प्रवाह क्षेत्र लूनी नदी का है। तो देखिए एक में क्या होगा? एक में 2 होगा, 2 में 1 होगा, और 3 में 4 होगा, और फिर 3 बच गया, यानी 21 43 आंसर होगा इसका। 21 और 43 आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी की सहायक नदियों को मिलाइएगा। तो मिलाइए चंबल नदी की सहायक नदियों को। टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए हो गया होगा 30 सेकंड में, बहुत है 30 सेकंड, 45 का वेट नहीं करेंगे। चंबल की सहायक नदी देखिए बामिनी। बामनी नदी है वो कहाँ पर? बामनी नदी कहाँ से उद्गम होता है बामनी नदी का? तो ये होता है राजसमंद से। किसमें? राजसमंद खंडौर से होता है। बनास बामनी नदी पूछ रहा है, सॉरी, बामनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताइए? बनास नदी का कहाँ होता है? बामनी का चित्तौड़गढ़ में, वेज नदी का भीलवाड़ा में, काली सिंध का मध्य प्रदेश देवास में। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बांध और उनकी विद्युत क्षमता का मिलान करें। बांध और उनकी विद्युत क्षमता का मिलान करना है आपको, तो ये आंसर काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बांध और उनकी विद्युत क्षमता का मिलान आपको करना है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं इसका सही आंसर। गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 115 मेगावाट है, तो ऑप्शन 3 पहले। राणा प्रताप सागर बांध 172 मेगावाट, और जवाहर सागर बांध जो है वो है 99 मेगावाट, और कोटा बैराज बांध है वो विद्युत उत्पादन नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए 34 21 इसका सही आंसर होगा। देखिए 34 और 21, ये ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी के विभिन्न क्षेत्रों के नाम का मिलान कीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
सोचने वाला क्वेश्चन है, बताइए सही आंसर क्या होगा। चंबल नदी के विभिन्न क्षेत्रों के नाम और उनका मिलान कीजिए। इसका प्रवेश कहाँ से होता है, इसका निकास द्वार कौन सा है, इसका संगम स्थल कौन सा है, और ये यूपी में प्रवेश करती है वो कहाँ पर करती है, ये इन सभी का आपको मिलान करना है। तो सही आंसर आपको बताना है इसका। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, प्रवेश द्वार, चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में करती है। कहाँ करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में। निकास द्वार यानी चंबल जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, राजस्थान से बाहर कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है धौलपुर से। इसका संगम स्थल, जो संगम स्थल है चंबल नदी यमुना नदी में कहाँ पर जाकर मिलती है, तो वो मिलती है मुरादगंज इटावा यूपी के अंदर। प्रवेश, यूपी में जो प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में जो चंबल नदी प्रवेश करती है वो कौन सा स्थान है, वो है चरक गांव, अलवर जिले के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका आंसर देखिएगा अभी, दो पहले में क्या आएगा, दो, और दूसरे में क्या आएगा फिर चार, ठीक है, तीसरे में एक, और चौथे में क्या रहेगा, तीन, यानी 24 13, ठीक है, 24 तीसरा एक, और तीन है क्या, 24 13, 24 13, देखिए ये ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी के चरणों के निर्माण वर्ष का मिलान करना है। नदी के जो चरण है, निर्माण का जो चरण है उसको आपको बताना है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नदी के चरण और उसका जो निर्माण है वो कब हुआ था, ये आपको बताना है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जान लेते हैं इसका आंसर, आपको पता ही होगा, सभी को जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, प्रथम चरण में कौन, प्रथम चरण तो था वो था 1953 से 60 तक, ठीक है। द्वितीय जो चरण था वो 1960 से 70 तक था, और जो तृतीय चरण था वो 62 से 72 तक या 67 से 72 तक था। तो 2 3 1, 2 3 और 1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इसका दीजिएगा आंसर। जो आजकल का जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन आइए। कथन और निष्कर्ष, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाने वाली नदी है। दूसरा है, ये सवाई माधोपुर से पिनहट तक यूपी तक राजस्थान व मध्य प्रदेश के साथ 252 किलोमीटर लंबी क्या बनाती है, सीमा बनाती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा सही है आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो जानते देखिए, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाने वाली नदी है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है, ये सवाईमाधोपुर के पिनाहट यूपी तक राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य 252 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है, दोनों बात सही है। तो ए और दो, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष वाला, फिर से तो देखिएगा, आंसर कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। कोटा बैराज बांध से विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता है, कारण दो है, इस बांध का मुख्य उद्देश्य केवल सिंचाई और पेयजल आपूर्ति है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। कोटा बैराज बांध विद्युत उत्पादन नहीं करता है, बिल्कुल सही बात। इस बांध का मुख्य उद्देश्य केवल सिंचाई करना है और पेयजल की आपूर्ति करना है, तो ये दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,